कर एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का तीसरा भाग देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है प्रकृति में कार्बन चक्र। प्रकृति में कार्बन चक्र। कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जो जीवों के शरीर में अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। उसके शुष्क भार का करीब 49% कार्बन ही पाया जाता है और कार्बन चक्र कई माध्यमों से यह चक्र चलता रहता है। तो आइए देखते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र। कार्बन पृथ्वी पर दो रूपों में विद्यमान है। पहला है तात्विक रूप में, दूसरा यौगिक रूप में। तात्विक रूप की बात की जाए तो तात्विक रूप में यह हीरा ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। वहीं यौगिक रूप में यह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और कार्बन आधारित कार्बनिक अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ये जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये जीवों में पाए जाते हैं और जीव में जटिल कार्बोहाइड्रेट और जटिल प्रोटीन का निर्माण में जो है कार्बन जो है आवश्यक होता है। इसी में पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस रासायनिक तत्व का संकेत C होता है तथा परमाणु संख्या 6। परमाणु संख्या यानी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही संख्या मानी जाएगी। एवं परमाणु भार 12 होता है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्लस परमाणु भार होता है, जो किसी तत्व के नाभिक में पाए जाते हैं। वहीं कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, यानी कि कार्बन 6, 12, 13, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये होते हैं, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। अगला है कार्बन का चक्र क्या है। इसमें कार्बन किस तरीके से चक्रीय क्रम में आता जाता रहता है। कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है। जैव यानी कि इसमें जीव भी है और भौतिक यानी कि जैविक अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलकर एक कार्बन चक्र को संपन्न करते हैं, जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, मृदामंडल, भूमंडल, जैवमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ विनिमय होता है। यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में एक है और जीवमंडल तथा उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीनीकरण और पुनर्उपयोग को अनुमति प्रदान करता है। कार्बन चक्र की खोज के रूप में जोसेफ प्रिस्टली को जाना जाता है और एंटोनी लावाइसियर ने की और हेम्फ्री डेवी ने इसे प्रतिपादित किया था। कार्बन चक्र के 3 मुख्य चरण से गुजरता है, जिसमें यह जलाशयों में एसिमिलेशन होता है यानी घुलता है और रिलीज उसके बाद से वहाँ से रिलीज हो जाता है। धरती का अधिकांश कार्बन वायुमंडल में निहित है, जो जलाशय के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से ये समझ में आया होगा कि कार्बन जो है किस तरीके से चक्रीय क्रम में घूमता है, कहाँ कहाँ और किन रूपों में पाया जाता है। आइए अब चित्र के माध्यम से समझते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है पादप करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप करते हैं और यह पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज। जब ये हरे पौधे क्या होते हैं, जैव यौगिक बनाते हैं, यानी कि जैव यौगिक मतलब C6H12O6, जो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। इसमें आप देख रहे हैं कार्बन ये 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6, यानी कि कार्बन इसमें पाया जाता है ग्लूकोज में। तो हरे पादप कार्बनिक जैव यौगिक, यही कार्बनिक जैव यौगिक है जो जिसका निर्माण कर रहे हैं और यह कार्बनिक जैव यौगिक निर्मित हो जाता है तो इसे अन्य जीव भी खाते हैं। तो
खाने में, यानी कि बहुत से शाकाहारी होते हैं, पादपों को खाते हैं और वह श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे गाय जो है इसे खाएगी, या मानव जो है पादपों को खाते हैं और खाते हैं तो वो श्वसन करते हैं तो फिर क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विलीन हो जाता है। फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विलीन होता है, फिर पादप इसको ग्रहण करता है और फिर जो है यह यौगिक का निर्माण करता है। एक ये चक्र हो गया। दूसरा देखिए, हरे पादप जो है वह मरते भी हैं, कहीं पे दब भी जाते हैं और उसके कारण से जब दबते हैं, मरते हैं तो ये जीवाश्म ईंधन जैसे गैस, पेट्रोलियम और कोयला का निर्माण करते हैं। यानी कि जब जीव पृथ्वी पे ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं और वे सड़ते गलते नहीं हैं, बल्कि वो सीधे ही ज़मीन के अंदर चट्टान के नीचे दब जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह जीवाश्म के रूप में गैस का निर्माण करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण करते हैं और कोयला का निर्माण करते हैं। और जब ये बाहर निकाले जाते हैं और इनको दहन यानी कि जलाया जाता है, जैसे वाहनों में पेट्रोलियम जलता है, गैस जलता है और उद्योगों में कोयला जलता है, तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसें जो है निकलती है और यह पुनः जो है क्या होती है, वायुमंडल में रिलीज होती है और वायुमंडल में रिलीज होती है तो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा हो जाती है और फिर जो है पौधे इनको क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से ये चक्र चला। अब अगला चक्र हम देखते हैं कि यहाँ पे श्वसन की ये प्रक्रिया कर रहे हैं, जो शाकाहारी है या पौधे हैं श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो इन जीवों के द्वारा जो जीव हैं, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी जो जीव हैं, जब ये मरते हैं या पेड़ पौधे मरते हैं तो अपघटन होता है, ये टूटते हैं और टूटने से कार्बन जो है वह मुक्त हो जाता है वायुमंडल में। और अपघटन में आप देखेंगे कि कवक और जीवाणु पादपों को या जो जीव मर जाते हैं उनको अपघटित कर देते हैं और अपघटित करने से उसमें जो कार्बन होता है उसको मुक्त कर देते हैं। उसमें तत्व होते हैं उनको मुक्त कर देते हैं और वह वायुमंडल में मिल जाते हैं। साथ ही श्वसन भी यह अपघटन की क्रिया होती है और इसमें कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिल जाता है। एक और यहाँ पे समझा जाए कि हरे पादप जो है वह क्या करते हैं, अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, श्वसन करते हैं, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पादप श्वसन भी करते हैं तो श्वसन के दौरान वह हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन के समय, उस समय वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन दिन में भी वह सांस लेते हैं पौधे, तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरीके से यह समझ में आया होगा कि किस तरीके से कार्बन चक्र जो है वह चलता है और एक दूसरे स्तर से वह होता हुआ एक स्तर से दूसरे स्तर पर वह चक्कर लगाता रहता है। उम्मीद है यह समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में पहला है कार्बन जो जीवों का आधार माना जाता है। सजीव शरीर के शुष्क भाग का 49% भाग कार्बन से बना होता है और जल के पश्चात यही आता है, यानी शरीर में जल के पश्चात कार्बन की मात्रा ही होती है। अगला है समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करता है। अगला है फैक्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड संपूर्ण आयतन का लगभग 0.03% पाया जाता है। अगला फैक्ट है, जीवाश्म ईंधन भी कार्बन के एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी मात्रा अपघटकों द्वारा छोड़ी जाती है।
अगला है यौगिकीकृत कार्बन की कुछ मात्रा अवसादों में नष्ट होती है और संचरण द्वारा निकाली जाती है। अगला है लकड़ी के जलाने, जंगली आग एवं जीवाश्मी ईंधन के जलने के कारण कार्बोनेटी चट्टानों तथा ज्वालामुखी क्रियाओं आदि के अतिरिक्त स्रोतों द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है, और जब मुक्त होगा तो कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी वायुमंडल में। यदि सड़ने गलने की प्रक्रिया धीमी हो जाए तो कार्बन यौगिक की बहुत अधिक मात्रा का भंडार हो जाता है। जब ये पृथ्वी में दब जाते हैं तो इनका अपघटन नहीं हो पाता और धीरे धीरे ये तेल बन जाते हैं, कोयला रूप में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और जब इन्हीं कोयला को, तेल को जलाया जाता है तो फिर वायुमंडल में क्या निकलता है, CO2 और CO निकलता है। अगला है तेल और कोयले को जब जलाया जाता है तो वो कार्बन पुनः वायुमंडल में आ जाता है। अगला है कार्बनिक कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन के पृथ्वी में दब जाने से लाइमस्टोन चट्टान बनती है। इस चट्टान के क्षरण से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पुनः वापस आ जाती है। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन चक्र की प्रक्रिया चलती है। एक स्तर से दूसरे स्तर में वह घूमकर फिर वह चलती रहती है। मुझे उम्मीद है कि यह जो कंटेंट आपको आज बताया गया, समझाया गया, वह समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।